दोस्तों नमस्कार, मैं अजीत वर्मा, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि मैं बताया था कि आज ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे, लेकिन दोस्तों आज संडे है तो मैं कोशिश करता हूं आज लीक से हटके थोड़ी बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लेके आए हैं आपके सामने रीजनिंग ऑफ सीसेट एंड अदर्स एग्जाम, यानी रीजनिंग क्या होता है और एग्जाम में कैसे कैसे चीजें पूछी जाती है और इसकी चर्चा हम करते हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लें कि रीजनिंग को बनाने से पहले हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आप लोगों से ये है दोस्तों कि रीजनिंग कहते हैं किसको कहते हैं, व्हाट इज रीजनिंग। जैसे सपोज करते हैं हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इसमें किसका स्टडी करते हैं, भूमि का। अगर इतिहास पढ़ते हैं तो किसका स्टडी करते हैं, पुराने चीजों का स्टडी करते हैं। पॉलिटी पढ़ते हैं, शासन का स्टडी करते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी आपका एक सब्जेक्ट है रीजनिंग, इसमें हम किसका स्टडी करते हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये रीजनिंग का मतलब होता है स्टडी ऑफ थिंकिंग। रीजनिंग का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ थिंकिंग। यानी स्टडी ऑफ थिंकिंग कहने का मतलब क्या है कि आपके सोचने के तरीकों के बारे में जिसका स्टडी किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनिंग। अब सवाल यह है कि सोच किसको कहते हैं। तो बहुत सारे सोचना शुरू कर देंगे, सर जो सोचते हैं उसी को सोच कहते हैं, जो दिमाग में आता है उसी को सोच कहते हैं। नहीं दोस्तों, सोच का मतलब होता है, थिंकिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ वर्क ऑफ ब्रेन। यानी कि किसी चीज को करने से पहले हमारा ब्रेन जिस प्रोसेस को अपनाता है उसको हम लोग बोलते हैं थिंकिंग। ठीक है, तो इसी के आधार पे आपको दोस्तों, इसी के आधार पे सामने आपको दिया गया है टाइप्स ऑफ थिंकिंग। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि सोच कितने प्रकार के होता है। हालांकि जनरली लोग यही इस्तेमाल करते हैं कि सोच दो प्रकार के होती है। कौन कौन सी सोच होती है, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ये सोच नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी निगेटिव नहीं होता है दोस्तों। वो डिसाइड करता है टाइम डिसाइड करता है कि कोई चीज पॉजिटिव है या निगेटिव है। इस दुनिया में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। नेचर ने किसी चीज को अगर बना दिया गया है तो नेगेटिव नहीं बनाया है, पॉजिटिव ही बनाया है। तो सोच उसको नहीं गए, सोच आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि सोच, लेकिन वो सोच नहीं कहलाता है दोस्तों। ठीक है, एक क्या है, हम जो आपके सामने लिखे हैं कि टाइप्स ऑफ थिंकिंग, सोच कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले दिया गया आपको जनरल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है और डाटा इंटरप्रेटिव थिंकिंग है। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत हम चर्चा कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर जहां तक सवाल है कि जनरल थिंकिंग का, तो जहां रेलवे का एग्जाम होता है, रेलवे का और एसएससी वगैरह का, वहां पे ये सब चीजें जो है उसमें ज्यादा इसकी वेटेज ज्यादा होती है। जो जनरल क्वेश्चन जो होता है, जनरल थिंकिंग से क्वेश्चन ज्यादा होता है। लॉजिकल से क्वेश्चन जो होता है वो एसएससी के लिए ज्यादा हो जाता है। और एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो आपका बैंक पीओ वगैरह में काम आता है। इसके साथ साथ सीसेट वगैरह में काम आता है। और इसके साथ क्रिएटिव थिंकिंग और डाटा इंटरप्रेटिव, इस दोनों का वेटेज और ये तीनों का वेटेज जो है वह सीसेट में बहुत ज्यादा होता है। बाकी का वेटेज कम होता है, लेकिन ये तीनों का वेटेज ज्यादा होता है। अब समझा देते हैं आखिर इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि जनरल थिंकिंग क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग क्या होता है, एनालिटिकल थिंकिंग क्या होता है, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है। समझेंगे पहले बात को। जनरल थिंकिंग कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक छोटा सा बात बताते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ भूकंप आ गया, तो 90% क्या है, 99% लोगों के पास जाएगा कि भूकंप आ गया है, भागो, सब कुछ करो, जो करना है से करो। ठीक है, वो जनरल थिंक है कि भूकंप आ गया है, काम खत्म। लेकिन लोग जो इससे जो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, थोड़ी ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज रखेंगे, वो समझेंगे, वो लॉजिक लगाना शुरू करेंगे कि भूकंप आया है तो इसका मतलब दूसरा झटका भी आएगा क्या। ठीक है, वो उससे भी ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो सोचेंगे, एनालिसिस करना शुरू कर देंगे। या सपोज करते हैं कि अगर कोई हमारा डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट है आपका, जो क्या बोलते हैं उसको, जो इसको देख रेख करता है, मैंने पृथ्वी के भूगर्भ जो संरचना का या तो भूगर्भिक का जो स्टडी करके मौसम विज्ञान जो जानकारी देता है हम लोगों का। ठीक है, अब वो क्या करेगा, एनालिसिस करना शुरू कर देगा कि अगर इस एरिया में भूकंप आया है तो उसका रेट कितना है, किस रेट से आया है, क्या आगे आएगा या नहीं आएगा, उसका स्टडी करता है। और क्रिएट करने के बाद यदि उसके पास पैमाना सही है, इंडिया में तो सही नहीं है, बाकी देशों में सही है, तो वो क्रिएट करने में वो कामयाब हो जाता है। क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, वो समय से पहले ही कुछ हद तक अंदाजा लगा लेता है कि यहाँ भूकंप आने वाला है। ठीक है, तो उसको कौन सा थिंकिंग बोलेंगे दोस्तों, वो क्या है आपका क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, यहां तक चर्चा आपने कर दिया, समझो पहले बात को। एक और एग्जांपल से आपको समझा देते हैं दोस्तों। जैसे न्यूटन की चर्चा हम सब करते हैं। न्यूटन के बारे में आप लोग जानते होंगे, न्यूटन ने एक नियम दिया था जिसको बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी का जो गुरुत्व का जो नियम दिया था, उसमें समझे पहले बात को। और न्यूटन जो है जिस दिन एक गुरुत्व का नियम दिया था,
उससे पहले भी उसके घर में जो पेड़ का सेब का जो पेड़ लगा हुआ था उससे पहले भी सेब गिरते होंगे दोस्तों, ऐसा कि नहीं गिरता होगा। लेकिन न्यूटन जो है उस दिन काफी टेंशन में था, और टेंशन में आने के बाद, क्योंकि न्यूटन आपको पता होना चाहिए जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, न्यूटन का मैक्सिमम टाइम 70% टाइम जो है वह गया है किस में, केमिस्ट्री में गया है। लेकिन वो साइंटिस्ट किसका बना, फिजिक्स का। ठीक है, इसकी चर्चा हम कभी करेंगे। तो क्या है, वो टेंशन में था, उस दिन टेंशन में जाने के बाद याद रखेंगे दोस्तों, कोई भी आदमी जब बहुत टेंशन में होता है तो जनरल थिंकिंग वहां से बंद हो जाती है। ठीक है, आप उसको लाख हंसाने की कोशिश करें वो नहीं हंसेगा, क्योंकि वहां जनरल थिंकिंग काम खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसी की चर्चा, जो उसमें क्या है, न्यूटन जो है हर दिन फल ऊपर से नीचे गिरता होगा। ठीक है, तो हर दिन फल ऊपर से नीचे गिरता होगा, लेकिन उसके दिमाग में उसी दिन क्यों आया, क्योंकि उस दिन टेंशन में था, यानी कि जनरल माइंड उसका बंद हो गया था, जनरल थिंकिंग बंद हो गया था। तो जैसे ही फल ऊपर से नीचे गिरा, इसके दिमाग में नॉक कर गया कि वाई, ऐसा क्यों हुआ। फिर उसके बाद दोबारा ऊपर फेंका, जितना स्पीड से ऊपर फेंका फिर नीचे आया। तो इसका मतलब क्या, लॉजिक लगाना शुरू किया, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, एनालिसिस करना शुरू किया, और इसी को एक्सपेरिमेंट के रूप में करने में कामयाब हो गया। जो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है दोस्तों, G(m1m2) जो भी स्क्वायर करके जो फॉर्मूला आप जानते होंगे, उस फॉर्मूले से रिलेटेड जिन्होंने एक ग्रेविटी का नियम दे दिया। तो क्या वो एनालिसिस भी की, माने जनरल थिंकिंग तो था नहीं वहां उस टाइम पे, लॉजिकल भी लगाना शुरू कर दिए, एनालिसिस भी किए और क्रिएट करने में कामयाब हो गए। ठीक है, तो जो आदमी यहाँ तक पहुंच जाता है दोस्तों, वही अपना नाम कमा पाता है, नहीं तो सोच तो सबके पास होती है। जो आदमी नॉर्मल है, नॉर्मल लोगों के पास इतनी सोच होती है, लेकिन आदमी वही बन पाता है जो यहाँ तक पहुंच पाता है, जो क्रिएट कर पाता है। हम भी सोच लेंगे कि हम साइंटिस्ट हैं, लेकिन हम, मेरे दिमाग में सारा कैलकुलेशन होगा कि हम ऐसे से वैसे कर देंगे, वैसे से ये कर देंगे, ठीक है, हम साइंटिस्ट बन जाएंगे। लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिकली रूप में हम बाहर नहीं ला पाएंगे, यानी कि जब तक हम क्रिएट नाम नहीं कमा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के चर्चा हम करते हैं। तो इसी का बेसिक फॉर्म जो होता है वो रीजनिंग में पूछा जाता है, साइंटिस्ट का फॉर्म नहीं, बेसिक फॉर्म जो है वो रीजनिंग में पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो हम चर्चा कर दिए, चार का चर्चा हम कर दिए, कैसे चीजों का माने इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से चर्चा है आपका जिसको हम बोलते हैं डाटा इंटरप्रेटिव थिंकिंग। आखिर ये है क्या, इसका इस्तेमाल रियल में करते कौन है। देखिए दोस्तों, इसका इस्तेमाल जो है सीसेट में क्वेश्चन भी इससे ज्यादा आता है। इसका इस्तेमाल मतलब ये होता है कि आपके सामने 4-5 केस दिया जाएगा, केस स्टडी दिया जाएगा, और उस केस स्टडी के आधार पे आपको एनालिसिस करके सब कुछ करके आपको आंसर निकालना होगा। अब जैसे सपोज करते हैं दोस्तों, आपके सामने कोई घटना घट गया, किसी ने किसी को मार दिया। ठीक है, तो मारने के बाद 4 आदमी अलग तरीके से बताएंगे, उसने चाकू से मारा, उसने ऐसे मारा, वैसे मारा। अब सपोज करते हैं कि कोई जज ऊपर बैठा हुआ है, और जज ऊपर बैठा हुआ है, उसके सामने कोई दोषी जाता है, कोई कल्प्रिट जाता है, और उसका वकील उसको बता रहा है कि आदमी ऐसे नहीं ऐसे मारा होगा, और उसको डिफेंड करने वाला या तो उसको अपोजिट वाला जो वकील है वो बता रहा है कि नहीं, इस आदमी ने कत्ल किया है, हमारे पास ये एविडेंस है। अब सपोज करो दोस्तों, जो यहाँ जज बैठा है, ठीक है, उसके पास सिर्फ क्या है, डाटा है ना, सिर्फ क्या है, डाटा। अब उस डाटा के आधार पर उसको डिसाइड करना है कि इसका आंसर हमको क्या देना है। जब उसको समझ में नहीं आता है तब वो क्या बोलता है, दोस्तों ठीक है, तो मैंने आज के लिए स्थगित कर दी जाती है, कोर्ट जो है आज के लिए कार्रवाई जो बंद कर जाती है, इसकी सुनवाई नेक्स्ट जगह पे की जाती है, नेक्स्ट डेट में की जाएगी। उसके पीछे का रीजन ये नहीं होता है दोस्तों कि वो जज को पता नहीं होता है क्या है, लेकिन उस डाटा को क्या करेगा, वो एनालिसिस करेगा, डाटा को एक साथ इकट्ठा करेगा, और एक साथ इकट्ठा करने के बाद यदि कंक्लूजन निकालने में कामयाब जाता है तो वहां पे इस तरह की सोच काम आता है। यानी डाटा इंटरप्रिटेटिव थिंकिंग का इस्तेमाल कौन कौन लोग कर सकते हैं, तो जो क्राइम ब्रांच से रिलेटेड हैं, जो लॉ से रिलेटेड हैं, जो जस्टिस से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो सीबीआई से रिलेटेड चीजें हैं, जो रॉ एजेंसी है, ये सारे के सारे इस्तेमाल इसमें ही इस्तेमाल होता है डाटा इंटरप्रिटेटिव थिंकिंग का। ठीक है, और इसके साथ यदि आप बहुत बड़े अधिकारी भी बन जाते हो, वहां पर भी डाटा का एनालिसिस करना होता है। इसी वजह से इस डाटा इंटरप्रेटेटिव थिंकिंग का इस्तेमाल के अंतर्गत, जिसके अंदर रीजनिंग के अंदर इसको डाला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपका ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।